नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। मैंने पिछली कक्षा में आपको भारत की नदियों का जो ब्रह्मपुत्र तंत्र उसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, और उससे पिछली वाली कक्षा में मैंने भारत की नदियों के ही बारे में आपको, जिसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन दो तंत्रों के बारे में बताया था। लेकिन इसके अलावा और भी भारत की नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का जो चैप्टर है उसे हम आज आपको कराएंगे। तो देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। पहले हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कैसा है, चट्टानों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत जो है वो चट्टानों से बना हुआ है। उनमें जो नदियाँ बहती हैं वो मैदानी नदियों की तरह नहीं है। मैदानी नदियाँ हैं अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं और वो हमेशा रास्ता बदलती रहती हैं, और मैदानी नदियों में कभी पानी नहीं सूखता है, तो वो नदियाँ हमेशा सदा नीरा यानी हर समय उनमें जल रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनमें हमेशा पानी नहीं बहता है, क्योंकि वो नदियाँ केवल वर्षा के ऊपर डिपेंड होती हैं। जब बारिश होती है तभी उनमें जल बहता रहता है, और जैसे ही गर्मी आती है उनमें बारिश का जल खत्म हो जाता है और वो सूख जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की हम विशेषता देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। तो जैसे वैसे ही हमने बना लिया है भारत का नक्शा। तो हम देखते हैं जैसे कुछ नदियाँ का मतलब जैसे नर्मदा है वो अरब सागर में गिरती है, ताप्ती है वो अरब सागर में गिरती है, साबरमती अरब सागर में गिरती है। उसके अलावा एक पेरियार नदी है वो अरब सागर में गिरती है केरल में। तो ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ जो हैं वो किस में गिरती हैं, वो जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती हैं। तो इधर बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है, अरब सागर। तो एक खास विशेषता ये है कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, ज्वार नद मुख। तो सीधी सी बात है, जब नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जब अरब सागर में अपना जल छोड़ रही हैं तो सीधी सी बात है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, ज्वार नद मुख, यानी वो अपने पास एक गड्ढा सा बना लेती हैं और उसी में वो गिरती रहती हैं। तो आज हम प्रायद्वीपीय भारत की आपको नदियाँ करा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों की हम विशेषता देखेंगे और कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता देखते हैं। ये नदियाँ मौसमी होती हैं। सबसे पहले मौसमी होती हैं। इसका मतलब ये है इन नदियों में
वर्षा ऋतु में ही जल आता है और वर्षा जैसे ही ख़त्म हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद इन नदियों में क्या होता है, जल सूख जाता है। ये नदियाँ डेल्टा तथा ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये नदियाँ डेल्टा, मैंने आपको अभी बताया था कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो तो क्या बनाती हैं, डेल्टा। बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा, बंगाल की खाड़ी। और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं ज्वार नद मुख। अरब सागर, अरब सागर यानी पश्चिमी भारत की तरफ जो हमारा सागर है उसे हम अरब सागर कहते हैं। पूर्वी भारत की तरफ जो सागर है उसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और इन जो प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र है, जो जाल सा बिछा हुआ है नदियों का, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र वृक्षाकार है। कैसा, वृक्षाकार है, वृक्षाकार है। वृक्षाकार का मतलब जैसे एक नदी जाती है तो उसमें से कुछ नदी इधर निकली, कुछ इधर निकली और कोई नदी इससे मिल गई, तो ये वृक्ष की टहनियों की तरह इधर उधर फैली रहती हैं। इसलिए इन्हें नदियों का जो जैसे कृषि के लिए जो पानी जाता है तो इसमें से कोई नदी यहाँ से आके मिल जाती कोई, तो इस तरह से वृक्ष नुमा दिखाई देने लगती है। इसलिए इनके अपवाह तंत्र को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कैसा है इनका, वृक्षाकार। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और एक और विशेषता है नदियों की कि ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं, प्रौढ़ अवस्था में हैं। प्रौढ़ अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि ये नदियाँ हिमालय की नदियों की तरह युवावस्था में नहीं है। वो नदियाँ जो हिमालय वाली हैं वो अभी युवावस्था में है, उनकी गति तेज है, लेकिन इन नदियों की गति इतनी तेज नहीं है और ये उथली घाटियों से होकर बहती हैं। उथली, इनका जो जलमार्ग होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता, उथला होता है। तो ये तो रही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका उद्गम, नर्मदा जो नदी है उसका इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है, वो अमरकंटक से होता है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, एक और नदी निकलती है और उसका दूसरा जो नदी है, दूसरी नदी है वो क्या है, अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी। सोन नदी, ये नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल और इसका कहाँ ये अपना जल छोड़ती है मैंने आपको बता दिया। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि ये नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखो भ्रंश घाटी की तरफ जो नदी बहती हैं वो कौन कौन सी हैं, तीन नदी हैं, एक नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी आपकी नदी है दामोदर। दामोदर, ये तीनों जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने का मतलब ये हुआ कि जो दरारें पड़ जाती हैं जब कभी भी भारत में प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ होगा तो कुछ स्थान नीचे धंस गए और कुछ ऊपर उठ गए, तो जो स्थान नीचे धंस गए उनसे होकर ही ये तीनों नदी बहती हैं, एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक दामोदर।
तो नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, बहने वाली नदियाँ। लेकिन दामोदर जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, नदियाँ हैं। नर्मदा नदी से संबंधित एक और अच्छा फैक्ट ये है कि यह नदी विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। और जबलपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस नदी पर भेड़ा घाट में ये संगमरमर की शैलों को काटती है, तो भेड़ा घाट में इस पर एक जलप्रपात स्थित है, वो है धुआंधार। तो इस नदी पर भेड़ाघाट नामक एक स्थान है, भेड़ाघाट में धुआंधार नामक जलप्रपात यह नदी भेड़ाघाट में धुआंधार नामक जलप्रपात बनाती है, यह स्थित है इस पर। और इसके अलावा कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात इसी नदी पर हैं। कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात इसी नदी पर हैं। जलप्रपात होते हैं जल का ऊपर से गिरना, ठीक है। तो जहाँ से जल ऊपर से गिरता है तो ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, तो हमारे यहाँ कुंचकुल नामक एक जलप्रपात है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद शरावती नदी पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है जोग। इससे और तथ्य देखते हैं तो और ये हैं, इसी नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। यह परियोजना का निर्माण किया गया है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जहाँ ये गिरती है वहाँ डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये क्या बनाती है, ये नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ तवा, शेर, एरन और संग आदि हैं। तो ये हुई आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में हमने सारे फैक्ट पढ़े, और इन्हीं फैक्टों में से ज़्यादातर जो आते हैं वो है कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि नर्मदा तो बहती है, इसके अलावा ताप्ती नदी बहती है,
ये दोनों नदी पश्चिम की तरफ बहती हैं। और इसके अलावा एक साबरमती नदी है, माई नदी है और पेरियार नदी, ये सब नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में अपना जल छोड़ती हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं? तो ताप्ती, दामोदर और नर्मदा तीनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो इसके उत्तर में विंध्यन पर्वत है। और इसके दक्षिण में कोई पूछे तो सतपुड़ा पर्वत है। और पूछे अगर किन दो पर्वतों के बीच नर्मदा नदी बहती है? तो विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगली नदी देखते हैं, ताप्ती। ताप्ती नदी, अगली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। इसका उद्गम एमपी में एक बैतूल जिला है, बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत से हुआ। मुल्ताई नामक एक जगह है, वहाँ से हुआ, सतपुड़ा पर्वत से हुआ है। यह नदी भी पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है, बहती हुई अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। और ताप्ती नदी, अगर कोई पूछता है कि जो ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है या नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? यानी नर्मदा नदी की घाटी को और ताप्ती नदी की घाटी को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत स्थित है, सतपुड़ा पर्वत। इसमें मिलने वाली, ताप्ती नदी में जो मिलने वाली नदियां हैं वो है गिरना, गिरना नाम की एक नदी है, वो मिलती है इससे। तो इस तरह से ये हुआ ताप्ती नदी। अगली नदी देखते हैं, गोदावरी। गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका अपवाह तंत्र है वो गंगा के बाद, इसका नंबर आता है गंगा के बाद, और इसका जो संचित क्षेत्र है वो भी बहुत है। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग इसकी जो लंबाई है मेरे हिसाब से 1465 किलोमीटर हो गई, 1465 किलोमीटर। और इससे इसी कारण इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह नदी या इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत से, पश्चिमी घाट पर्वत में
त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता, नामक स्थान से होता है। और नासिक जो है, नासिक इसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक इसी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इतने राज्यों में ये नदी बहती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ पैनगंगा और बैनगंगा, ये दो इसकी सहायक नदी। तीसरी प्राणहिता, इंद्रावती आदि और भी नदियाँ बहुत सारे। तो ये फैक्ट हुए आपके गोदावरी नदी से। गोदावरी नदी के बारे में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की क्या कौन सी है, और प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वो किस नदी का, गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र है ये नदी है। अफवाह तंत्र जो है सिंचाई का साधन, नहरें वगैरह जो निकलती हैं, तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वो गोदावरी नदी का। इसके बाद अगली नदी देखते हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी लगभग 1401 किलोमीटर लंबी है। यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप कहते हैं जो पानी का जो एक बड़ा हिस्सा, नहीं स्थल का जो एक हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप हमारा जो भारत है, दक्षिणी भारत, वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की। इसका उद्गम पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसमें महाबलेश्वर नामक स्थान से होता, नामक स्थान से होता है। महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है। और जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी 2-3 राज्यों में जो बहती है, 3 राज्यों में बहती है, तो इसके बीच में एक विवाद भी है। विवाद किस किस में? तो कृष्णा नदी विवाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के बीच है, आंध्र प्रदेश के बीच है। तो
तुंगभद्रा, तुंगभद्रा एक नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। और वैसे तो इसकी और सहायक नदियाँ हैं, वो हैं भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, ब्रह्मा, मूसी, तुंगभद्रा आदि और भी सहायक नदियां हैं इसकी। लेकिन हम इस पे और क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, जो नागार्जुन सागर बांध है इसी नदी पर, इस नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन और अलमाटी बांध स्थित हैं। तो ये हुई आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद हम देखेंगे अगली नदी कावेरी। कृष्णा नदी जो है अपना जल, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये फैक्ट एक छूट गया था। और अगली नदी हम देखेंगे वो, तो जो कावेरी नदी है, अगली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। लगभग इसकी लंबाई शायद 800 किलोमीटर के करीब होगी, 800 के लगभग किलोमीटर। इसका उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी श्रेणी से होता है। ब्रह्मगिरी, ये पश्चिमी घाट में एक श्रेणी है, ब्रह्मगिरी श्रेणी या शिखर चोटी से होता है। पश्चिमी घाट पर्वत में बहुत सारी श्रेणियाँ, जैसे हरिश्चंद्र श्रेणी है, उसी में महाराष्ट्र में पड़ती है, और बाकी ब्रह्मगिरी है, और भी बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। जो नीलगिरी है इसी का एक हिस्सा है, और उधर अन्नामलाई तक ये चली गई हैं। तो इसका उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से होता है, चोटी से होता है। और कावेरी नदी जल विवाद जो है, कावेरी नदी जल विवाद केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच है। मैटूर बांध जो है इसी नदी पर स्थित है। मैटूर बांध इसी नदी पर स्थित है। मैटूर बांध इसी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है। प्रपात इसी नदी पर स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, अर्कावती, अमरावती, काविनी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी आदि हैं।
और ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस नदी से ये सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में? मैटूर बांध किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? और हेमवती किसकी सहायक नदी है? अमरावती, या जो भी नदी हैं वो पूछी जा सकती हैं किस पर। तो एक नदी और हम देखते हैं। इसके बाद एक पेन्नार नदी है, वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, महानदी देख लेते हैं। महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के एक धमतरी जिला है, उसमें सिहावा, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है, सिहावा पहाड़ी से होता है, सिहावा पहाड़ी से होता है। इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध, लगभग 14 किलोमीटर। इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। एक और बांध स्थित है टिक्कर-पारा बांध इसी नदी पर स्थित है। और अब हीराकुंड जो बांध है उसमें बहुत सारा गाद भर गया है, अवसाद भर गया है, इसलिए इसमें प्राय इस नदी में बाढ़ आते रहती है, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तेल, ईव, भांड इसकी सहायक नदियाँ, तेल और ईव इसकी सहायक नदियाँ। और ये नदी जो है वो अपना पानी कहाँ छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, में जल छोड़ती है। एक और नदी है स्वर्ण रेखा नदी, केवल इससे क्वेश्चन आता है। स्वर्ण रेखा नदी, इसका उद्गम जो है वो नागपुर के छोटा नागपुर का पठार है उससे होता है। इससे क्वेश्चन आता है, इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है, इसलिए इस नदी को जाना जाता है। इस तरह से मैंने आपको सिंध की सारी नदियाँ, झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब और सतलज, गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, कोसी, महानंदा, गोमती, रामगंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। और ब्रह्मपुत्र के बाद मैंने आपको आज प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियों को क्रम से बताया। और इस तरह से नदियों का जो चैप्टर है, जो ज़्यादातर जो आने वाले क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लोगे तो लगभग कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए एग्ज़ाम में। इसलिए आप इन्हें बार बार पढ़ें। और आगे की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी भूगोल का कोई नया चैप्टर आपके सामने हम लाएंगे। और इसी के साथ आज की जो क्लास है उसे हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।